तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अतुल इंस्टीट्यूट जीकेपी में। बच्चों, जो चैप्टर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने 50% पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, जो कि था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब अगला 50% जो है वो होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में जब हम पढ़ेंगे, इसमें कुछ टॉपिक जैसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे, मीडियम के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो हम लेंस के बारे में, इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंस, मैग्निफिकेशन और साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ के, और लेंस और मिरर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके, न्यूमेरिकल्स को लगा करके इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे। तो वहां पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, यानी अगले कुछ लेक्चर्स में हम रिफ्रैक्शन को कंप्लीट करने वाले हैं। उसके पहले हम आपको ये बता दें कि जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हमारी अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, ताकि आपकी जो पढ़ाई चल रही है, ये जो फ्लो चल रहा है, इसमें कोई कमी ना आए, कोई रुकावट ना आए। ठीक है, तो अब हम बिना किसी देरी के रिफ्रैक्शन का टॉपिक शुरू करते हैं। और हाँ, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो पूरी देखेंगे, ताकि एक एक पॉइंट कंप्लीटली क्लैरिटी के साथ आपका जो है वो कंप्लीट हो जाए। जिसकी वजह से भाई देखिए, हमारा टारगेट यही है कि हम इजी लैंग्वेज में आपको समझा सकें, जिससे वो बच्चा जिसको कितनी भी कठिनाई अब तक फिजिक्स में हो रही हो, उसको आसानी से समझ में आए। तो हमारा प्रयास यही है। अगर आप इसको पूरा पढ़ते हैं और आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आता है, तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारा जो टारगेट था वो हम पूरा कर लिए। ठीक है, और आपको वीडियो कंप्लीट देखने के बाद वीडियो जैसी भी लगेगी उसके बारे में कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जिनको चाहते हैं कि इस वीडियो से मदद मिल सके, उनसे ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा। चलिए बिना किसी देरी के ये टॉपिक शुरू करते हैं। तो टॉपिक है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होता क्या? अब तक हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हो क्या रहा था, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट का बाउंस बैक, किसी सरफेस से टकरा करके बाउंस बैक होना। लेकिन यहां मामला अलग है। यहां क्या है कि यहां पे लाइट जो है बाउंस बैक नहीं होगी। यहां लाइट जो है मीडियम चेंज करेगी, और मीडियम चेंज करने के साथ साथ वो लाइट बेंड होगी। किधर की तरफ बेंड होगी? या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी, या तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। तो यहां हम देखते हैं इसके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन यहां देख लेंगे, और उसके बाद आगे के टॉपिक को समझेंगे। तो इंट्रोडक्शन में क्या हम पढ़ते हैं, द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट। लाइट के डायरेक्शन में चेंज होता है ड्यू टू द चेंज ऑफ मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, मीडियम क्या होता है? मीडियम के बारे में बात करें तो मीडियम जो होता है वो दो तरीके के मीडियम हम यहां पढ़ने वाले हैं। यहां पे हम नोट कर देते हैं, एक होता है रेयरर मीडियम और एक होता है डेंसर मीडियम। ठीक है, रेयरर मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, स्पीड ऑफ लाइट जो होगी वो हाई होगी। कैसी होगी? हाई होगी। और डेंसर वो मीडियम होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट जो होगी वो लो होगी, या आप स्लो कह लो, इसको स्लो कह लो, उसको फास्ट कह लो, जो कह लो। ठीक है, अभी हम इसको समझाते हैं। अभी हम देखते हैं कि चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। डायरेक्शन ऑफ लाइट में चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये कोई मीडियम है, ये एक मीडियम है, ये मान लीजिए वाटर है, ये वाटर है और ये एयर है। तो मान लीजिए लाइट यहां पे गिरी, और जब भी इंसिडेंट रे, हम रिफ्लेक्शन में पढ़े थे, इंसिडेंट रे जहां भी गिरती है वहां से उस सरफेस के परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन बन जाती है, जिसे हम क्या कह देते हैं, नॉर्मल। अगर देखा जाए तो ये लाइट रे सीधे जा रही थी, इसको ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए था, ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए था। लेकिन चूंकि ये मीडियम चेंज कर रही है, देखिए रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो है, सॉरी टूवर्ड्स द नॉर्मल जो है वो बेंड कर जाएगी। ठीक है, इधर की तरफ बेंड कर जाएगी। अब ये क्या हो रहा है मैं अभी समझाता हूं इसको। तो ये हम देख लिए कि यानी जो डायरेक्शन ऑफ लाइट था वो इधर की तरफ था, लेकिन हुआ किधर, इधर की तरफ। यानी डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंज हो गई, किस वजह से? चेंज इन मीडियम। इसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। मीडिया जो है, ये मीडियम को बारे में ही कहा है। एक से अधिक मीडियम जब भी होते हैं तो प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल जो इंग्लिश में होता है, तो प्लूरल, मीडियम का प्लूरल जो होता है मीडिया होता है। मीडिया मतलब कई सारे मीडियम। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ये क्यों होता है, ये जो भी ये फेनोमिना जो चल रहा है ये किस वजह से होता है?
क्योंकि मीडिया जैसे चेंज होता है, यानी मीडियम जैसे चेंज होता है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है। लाइट की स्पीड नॉर्मली हम जानते हैं कि एक स्पीड होती है लाइट की, जो कि मीडियम बदलने पे वो स्पीड बदल जाती है। क्यों बदल जाती है उसके बारे में बात करेंगे। द लाइट ट्रेवल्स एट द फास्टर स्पीड इन रेयरर मीडियम एंड स्लोअर स्पीड इन डेंसर मीडियम। अभी हमने कहा डेंसर मीडियम में क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट स्लो हो जाती है, और रेयरर में स्पीड ऑफ लाइट हाई हो जाती है या फास्ट हो जाती है। ठीक है, ये बात हम क्या कह रहे हैं। आप एक चीज समझो कि आप रोड पे जा रहे हो, आप उस रोड पे जा रहे हो जो रोड खाली है, रोड एकदम खाली है, तो आप साइकिल से हो, आप बाइक से हो, स्कूटी से हो, जिससे भी हो आप स्पीड में जा सकते हो। लेकिन क्या हो अगर वही रोड पूरी भीड़ हो, उस रोड पे बहुत कम रास्ता, आने जाने के लिए जगह थोड़ी कम हो, आप हॉर्न बजाते धीरे 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 करके जाओगे, यानी स्पीड आपकी कम हो जाएगी। जब भीड़ होगी तो स्पीड कम हो जाएगी, और जब खाली होगा रोड तो स्पीड आपकी ज्यादा रहेगी। बहुत सीधी सी बात है। सेम वही हाल लाइट का होता है, रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम। रेयरर की मीनिंग तो छोड़ दीजिए, लेकिन डेंसर की मीनिंग तो आप जानते हो। डेंसर, डेंस, डेंस मतलब होता है घना, ठीक है, जिसमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो पार्टिकल्स नजदीक नजदीक अगर होंगे, इनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस नहीं होगा, तो ये डेंस हो गए। अगर पार्टिकल थोड़े तो और दूर दूर हो गए तो ये थोड़ा कम डेंस हुए, और पार्टिकल बहुत दूर दूर हो गए तो ये वो रेयरर हो गए, यानी कि बहुत कम डेंसर, यानी डेंसिटी उसकी बहुत लो हो जाती है। ये बात मैं यहाँ पे स्पेस को लेकर के क्यों बता रहा हूं, इनके पार्टिकल के बीच के स्पेस के बारे में, क्योंकि क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, जब सॉलिड लिक्विड एंड गैस केमिस्ट्री के चैप्टर 1 में हम पढ़ते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में हम देख रहे थे। तो सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत नजदीक होते हैं, लिक्विड में थोड़ा दूर दूर होते हैं, और गैस में बहुत दूर होते हैं। यानी जो रेयरर मीडियम होगा, जो गैस होगा, वो बहुत अच्छा रेयरर मीडियम होगा, और जो डेंसर मीडियम होगा वो लिक्विड या सॉलिड हो सकता है, अगर गैस से हम कंपेयर करें तो। ठीक है, तो ये बात है। जैसे मैंने यहाँ कहा ये वाटर है, वाटर क्या है, लिक्विड है। ये क्या है, एयर है। तो एयर क्या हुआ, रेयरर मीडियम। रेयरर मतलब जिसमें पार्टिकल बहुत दूर दूर है, यानी बहुत ज्यादा खाली जगह है, जिसकी वजह से स्पीड ऑफ लाइट इसमें हाई रहती है, स्पीड ऑफ लाइट तेज रहती है। ठीक है, और वाटर जो है इसके पार्टिकल थोड़ा नजदीक हैं एज कंपेयर टू एयर, इस वजह से यहाँ पे स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। जो अभी मैंने बताया कि आप अगर स्कूटी से या साइकिल से रोड पे जा रहे हो, सेम वही चीजें हैं, वो चीज आप समझो। तो यहाँ पे क्या होता है कि लाइट फास्टर ट्रेवल करती है कहाँ पे, रेयरर मीडियम में, और स्लोअर स्पीड से ट्रेवल करती है कहाँ पे, स्लोअर ट्रेवल करती है कहाँ पे, जो है डेंसर मीडियम में। ठीक है, तो रेयरर और डेंसर का मतलब आप समझ गए। अब एक बात आती है कि द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो ये एंगल, ये इंसिडेंट रे है, इसके और ये जो नॉर्मल था, इसके बीच में ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल आई है। ठीक है, उसे आई से डिनोट करते हैं, इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। द एंगल बिटवीन रिफ्रेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये भी कहां देखा जा रहा है, ये रिफ्रेक्टेड रे, रिफ्रेक्ट होने के बाद, और ये नॉर्मल, ये एंगल आर है। ठीक है, जिसे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। तो अब इस इंट्रोडक्शन के बाद हम आगे चल के देखेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, सॉरी रिफ्रैक्शन तो हमने देख लिया, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है। यहाँ पे एक लॉ आता है, जैसे हम रिफ्लेक्शन में पढ़ते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, उसी तरह यहाँ पे एक स्नेल्स लॉ आता है। स्नेल्स लॉ के बारे में यहाँ देखेंगे और उसको समझेंगे इस टॉपिक के बाद। फिर पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। दो केसेस बनते हैं कि अगर डेंसर से रेयरर मीडियम जाती है लाइट तो कैसे बेंड होती है, और रेयरर से डेंसर जाती है तो कैसे बेंड होती है, इसके बारे में भी देखेंगे। तो यहाँ चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो बच्चों यहाँ हम दो केसेस देखेंगे। इन दो केसेस के देखने के बाद कि लाइट रे कैसे रिफ्रैक्ट करती हैं, इन दोनों को देखने के बाद फिर हम चलेंगे स्नेल्स लॉ पर, जो कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, और उसके बाद हम देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। ठीक है, तो दोनों केस क्या कहते हैं। सबसे पहला केस ये कहता है कि व्हेन द रे ऑफ लाइट इंटर फ्रॉम द रेयरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम, रेयरर से डेंसर जब भी लाइट रे जाती है, यानी जहां पे डेंसिटी कम होगी वहां से जहां पे डेंसिटी हाई होगी, अगर वहां पे लाइट रे जाती है तो इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, जहां पे इंसिडेंट रे गिरती है सरफेस पे,
जहां पे इंसिडेंट रे गिरती है वो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और वहीं से परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसे हम नॉर्मल कहते हैं। अब क्या करते हैं, हमने क्या कहा, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखिए यहां पे ये रेयरर मीडियम था जो कि एयर था, डेंसर मीडियम वाटर है। तो यहां से ये जो लाइट रे गई है, ये लाइट रे कहां बेंड हो गई, किसकी तरफ, जो है नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। देखिए जाना तो इसको यहां चाहिए था, लेकिन ये बेंड हो गई नॉर्मल की तरफ। ये देखिए ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल की तरफ बेंड, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये लाइट रे बेंड हो जाती है जब भी रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि चूंकि हम क्या देखते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, हमने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि नॉर्मल से लेकर इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। आप देखोगे ये नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है, यानी कि ये एंगल इस एंगल के कंपैरिजन में छोटा हो गया है। अगर ये सीधे चली जाती तो ये इसके बराबर का एंगल होता, लेकिन टुवर्ड द नॉर्मल ये बेंड हो गई है, इस वजह से एंगल आर छोटा है। तो हमने यहाँ क्या लिखा, एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर। एंगल आर छोटा हो गया है तो एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर हो जाता है। कब, जब लाइट रे रेयरर टू डेंसर जाती है। बात करते हैं केस नंबर 2 के बारे में। इसमें क्या है कि व्हेन लाइट रे एंटर्स फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, डेंसर से रेयरर में जाती है, इंटर फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। किधर की तरफ बेंड होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी नॉर्मल से दूर जाती है। अभी यहां बात करें तो ये देखिए इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये जहां पर इस सरफेस पे गिरी है उसके परपेंडिकुलर कौन सी, नॉर्मल है, और नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। लेकिन अभी देखिए ये सीधे जाती तो यहां कहीं जाती, लेकिन ये बेंड किधर हुई है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये देखिए ये नॉर्मल लाइन थी, ये नॉर्मल से दूर गई है, नॉर्मल से दूर गई है ये लाइट रे। तो आप यहां देखेंगे कि एंगल आई से बड़ा हो जाता है एंगल आर, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इससे बड़ा हो जाता है एंगल आर। तो यहां पे हमने लिख दिया कि एंगल आई इज लेस देन एंगल आर, यानी एंगल आई एंगल आर से छोटा है, और यहां एंगल आई एंगल आर से बड़ा है जब रेयर टू डेंसर हो रही है। और एंगल आई छोटा कब हो रहा है एंगल आर से, जब डेंसर टू रेयर लाइट रे जा रही है। देखिए वाटर डेंसर हो गया और एयर रेयरर हो गई। एक चीज और है, ये क्यों होता है, मैंने बताया था रिफ्रैक्शन होता ही है स्पीड ऑफ लाइट के बेसिस पे। तो स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो रेयरर में स्पीड ऑफ लाइट कैसी होगी, फास्टर होगी, और इसमें डेंसर में स्लोअर होगी। यहां क्या होगी, स्लोअर होगी, और यहां क्या होगी, फास्टर होगी, क्योंकि यहां ये रेयरर मीडियम था। रेयरर मीडियम में ये किसकी हम बात कर रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट की, ठीक है। तो ये दो केस बनते हैं कि लाइट की रेज जो है वो रिफ्रैक्शन के बाद किस तरफ बेंड करती हैं। रेयरर से डेंसर जाने पे कैसे बेंड करती हैं, टुवर्ड द नॉर्मल करती हैं, और डेंसर से रेयरर जाने पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल करती हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं स्नेल्स लॉ के बारे में, और फिर देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में दो लॉ होते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन की तरह ही था, लेकिन बस वहां क्या था कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट हो रही थी, तो इस वजह से वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस, वहां से और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, यानी लाइट बेंड हो रही है मीडियम चेंज करके, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं तो पहला लॉ क्या कहता है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ठीक है। ये तीन वहां पर भी हुआ करती थी, बस वहां रिफ्लेक्टेड होती थी, यहाँ रिफ्रैक्टेड रे। टू द सरफेस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू मीडिया, टू द सरफेस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू मीडिया। अभी आप देखो यहां पे, यहां से मैं समझाने की कोशिश करूं, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ये रही रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, और ये रहा नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, इसने क्या कहा है, तीनों जो हैं टू द सरफेस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू मीडिया। सरफेस ये हो गया सरफेस जहां पे एक ये रेयरर मीडिया और ये डेंसर मीडिया, ये दोनों के दोनों सेपरेट हो रहे हैं एट द सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उस कंडीशन में ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। अगर इन तीनों की बात करें तो रिफ्लेक्शन में, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी यही बात थी, तीनों के तीनों सेम प्लेन में लाई करते थे, यहां भी हैं, बस यहां वर्डिंग में थोड़ा सा चेंज क्या है कि कहां पे, किस जगह पे, किस सरफेस पे, वहां तो था
और जिस पे इंसिडेंट होती थी उसी सरफेस से रिफ्लेक्शन भी होता था और वहीं पे परपेंडिकुलर नॉर्मल भी होता था। लेकिन यहाँ क्या रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो रिफ्रैक्शन हो रहा है तो यहाँ बस दे दिया गया है कि दो मीडिया का सेपरेशन जिस सरफेस से हो रहा है, जिस सरफेस से दो मीडिया का सेपरेशन हो रहा है, रेयरर मीडिया और डेंसर मीडिया का, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहां है वहां पे ये तीनों सेम प्लेन में लाई करती हैं। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू मीडिया, टू द सरफेस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू मीडिया एट द सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, एट द सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आर लाई ऑन सेम प्लेन। ये तीनों के तीनों उस पॉइंट पर सेम प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, अगले के बारे में बात करते हैं। जो दूसरा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को स्नेल्स लॉ, स्नेल्स एक जो है फिजिसिस्ट थे, तो उन्होंने ये लॉ के बारे में बताया था। उन्होंने कहा कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी साइन आई जो होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ, आई, एंगल आई, साइन ऑफ एंगल आई का और साइन ऑफ एंगल आर का जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। क्या होता है, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो उन्होंने जो बताया, और हाँ कांस्टेंट किसके लिए होता है, सेम कलर के लिए, सेम कलर के लिए। अब ऐसा नहीं है कि रेयरर मीडियम में अलग कलर देख रहे हो, इसमें अलग कलर देख रहे हो, सेम कलर की लाइट होनी चाहिए। क्योंकि मान लीजिए अगर लाइट का कलर अलग अलग होगा तो वेवलेंथ अलग हो जाएगी, वेवलेंथ अलग होगी, स्पीड ऑफ लाइट में डिफरेंस आ जाएगा, जिसकी वजह से वो प्रॉपर आंसर हमको नहीं मिल पाएगा। इसीलिए हमेशा सेम कलर देखते हैं, जिस कलर को रेयरर में देखेंगे उसी को डेंसर में ही देखेंगे। तो हमने क्या कहा कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर द लाइट ऑफ गिवन कलर यानी सेम कलर इज कांस्टेंट फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। उस मीडिया के लिए यानी उस रेयरर और डेंसर मीडिया के लिए ये जो साइन आई अपॉन साइन आर होता है वो स्पेसिफिक कलर के लाइट के लिए वो हमेशा कांस्टेंट होगा। जैसे साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट होगा। और ये म्यू क्या है, ये कांस्टेंट के बराबर में जो म्यू है यही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी अगर एक एयर है और वाटर है, एयर और वाटर में अगर सेम लाइट रे हम देखेंगे तो सेम लाइट रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो कांस्टेंट होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा नंबर होता है जो फिक्स है। अगर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें वो फिक्स है, वाटर का देखें फिक्स है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आ सकता है। जब भी वाटर लिखा जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका 1.42 ही लिखा जाएगा, और 1.002 करके है एयर का, उसको लगभग वैक्यूम ही मान के चलते हैं, तो उसको 1 ही मान के चलते हैं एयर का। ठीक है, उसी तरह अलग अलग, जैसे मान लीजिए फिर ग्लास का और डायमंड का सबसे ज्यादा होता है, आई थिंक 2.44 या 2.42 के आसपास होता है। ठीक है, तो वो जो है, तो क्या करते हैं कि ऐसे हम वो देखते हैं जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो कांस्टेंट होता है, एक वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो उसी को कहा गया है कि साइन आई अपॉन साइन आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या कांस्टेंट के बराबर होता है। यही क्या है, स्नेल्स लॉ है। किसका, साइन एंगल आई का अपॉन साइन एंगल आर, यानी कि साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है वो हमेशा सेम कलर की लाइट के लिए हमेशा दोनों मीडिया के लिए कांस्टेंट रहेगा। दोनों मीडिया, पेयर ऑफ मीडिया जो हम देख रहे हैं, जो हम हमेशा कभी भी आप देखो मीडियम के बारे में जब भी बात करो, रिफ्रैक्शन के बारे में जब भी बात करोगे, दो मीडिया होने ही चाहिए, एक मीडिया में रिफ्रैक्शन पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए हर जगह जहां आप देखोगे वहां लिखा रहेगा पेयर ऑफ मीडिया। ठीक है, तो ये याद रखना है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है और इज इक्वल टू म्यू भी होता है, म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो ये रहा आपका स्नेल्स लॉ, यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, इसको आप नोट आउट कर लो। तो बच्चों हम देखते हैं अगला टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से अगर रिफ्रैक्शन कराया जाता है तो क्या होगा, और एंगल जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे, और लाइट रे रिफ्रैक्शन कैसे करेंगी। ठीक है, तो ग्लास के बारे में बात करें तो ग्लास सॉलिड होता है, सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है, और एयर जो है वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि वो रेयरर होता है, रेयरर होने के पीछे गैस के बीच में स्पेस ज्यादा होता है, डेंसिटी बहुत लो होती है, इस वजह से वो रेयरर मीडियम हो गया। ग्लास एक डेंसर मीडियम है और उसके बाद एयर एक रेयरर मीडियम फिर से है। ठीक है, तो एक ग्लास स्लैब में जब लाइट रे जाती है तो हमने बताया कि जब भी रेयरर टू डेंसर जाती है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल ये बेंड हो जाती है। देखिए एंगल आई इतना बड़ा था लेकिन एंगल आर छोटा हो गया, एंगल आर देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है, अब थोड़ा बड़ा लिख दें, एंगल आर ये है,
ये एंगल जो बीच में बन रहा है, ठीक है। अब उसके बाद लाइट रे यहां आती है, लेकिन अगर यहां देखें कि जैसे फिर से रेयर में जाती है, तो हमने क्या बताया था, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाना, इसको नॉर्मल से यहां कहीं चाहिए था, लेकिन ये जा कहां रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जा रही है। क्यों? क्योंकि डेंसर टू रेयर जा रही है लाइट रे। तो ग्लास स्लैब में गई लाइट रे, यानी ये इंसिडेंट रे थी, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और जब भी दूसरे से फिर से उस मीडियम में लाइट रे वापस रिफ्रैक्ट होके जाती है, तो उस रे को इमर्जेंट रे कहते हैं। यानी उस मीडियम से निकलने के बाद अगले मीडियम में जब जाती है, तो उस लाइट रे को क्या कहेंगे, इमर्जेंट रे। देखिए हमने लिखा है आई को इंसिडेंट रे कहते हैं, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, और ये इमर्जेंट रे है। जो एंगल बना रहा है एंगल ऑफ इमर्जेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। तो हम एक बात जानते हैं कि ये देखिए, ये जो नॉर्मल और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है, और नॉर्मल और इमर्जेंट के बीच में जो एंगल बनेगा, वो हमेशा इक्वल होगा। ये आप मतलब ये टेस्टेड है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है कि ये हमेशा इक्वल होते हैं। मीडियम ये सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पे भी एयर था और यहाँ पे भी एयर है, तो इंसिडेंट रे और जो है इमर्जेंट रे जो है, वो दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो हमने यहाँ लिखा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई, यानी एंगल ऑफ इमर्जेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब बात करते हैं एक बात और, इंपॉर्टेंट बात, और ये इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर कोई लाइट रे, वो तो किसी एंगल पे गिर रही है, लेकिन अगर कोई लाइट रे स्लैब पर परपेंडिकुलर गिरती है, तो ऐसी कंडीशन में ये लाइट रिफ्रैक्शन नहीं शो करती है। 1% का कोई भी डेविएशन लाइट रे में होता नहीं है, और लाइट रे फिर सीधे निकल जाती है बिना किसी डेविएशन के। ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूं। पहले हमने क्या लिखा, नोट पॉइंट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट परपेंडिकुलरली ऑन प्लेन ग्लास स्लैब ये रखा हुआ है आपका, इस पे इंसिडेंट परपेंडिकुलरली अगर कोई लाइट रे होती है, इट पासेस अनडेविएटेड, यानी बिना किसी डेविएशन के, बिना किसी एंगल पे मुड़े, वो सीधा सीधा पास कर जाती हैं। उसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि अगर हम परपेंडिकुलर गिराते हैं, तो परपेंडिकुलर किसके सामने गिरेगा, किसके मतलब कैसा लगेगा, जैसे ये नॉर्मल है। नॉर्मल क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। लाइट रे अगर परपेंडिकुलर गिरेगी, तो यानी कि नॉर्मल पर ही लाइट रे गिर रही है, और हम एंगल किसके बीच में देखते हैं, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में। नॉर्मल पर ही अगर इंसिडेंट रे गिर जाए, तो एंगल कोई बनेगा ही नहीं, यानी कि एंगल हो जाएगा जीरो। और नॉर्मल पर ही परपेंडिकुलरली इंसिडेंट रे गिरने पे एंगल अगर जीरो होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो होगा, क्योंकि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, सॉरी, एंगल आई और एंगल आर का रेशियो कांस्टेंट होता है। ये बात हम पढ़े हैं। तो अभी जो है नॉर्मल पे जब गिरेगा तो एंगल जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे इस केस में एंगल आई इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड एंगल आर इज ऑल्सो जीरो, आर भी फिर जीरो हो जाता है। इस वजह से जब भी कोई लाइट रे परपेंडिकुलर गिरेगी इस ग्लास स्लैब के, तो हमेशा बिना किसी डेविएशन के वो सीधे निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पे कैसे लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, ये हमने देख लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो बच्चों हम देखते हैं अगले टॉपिक के बारे में, जो है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे म्यू भी कहते हैं और ये एन से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। अलग अलग जगह पे अलग अलग लिखा मिल सकता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है रिलेटिव वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन पेयर ऑफ मीडिया। जो दो मीडिया होते हैं, दो मीडियम होते हैं, उन मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कैसी है, उसकी रिलेटिव वैल्यू को जब हम देखते हैं, तो उसे हम कह देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमने यहाँ क्या लिखा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रिलेटिव वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। Thus, to calculate the refractive index, the speed of light is in two media is taken, ठीक है ना। दोनों मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट को अगर हम ले लें, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ हम इस चीज को पहले पढ़ चुके हैं, साइन आई अपॉन साइन आर, ये स्नेल्स लॉ है, ये लॉ है, ये फिक्स है, ठीक है ना। साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और वही होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर हम उसके बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, तो n2 विद रिस्पेक्ट टू 1, यानी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, यानी कि जो सेकंड मीडिया है विद रिस्पेक्ट टू 1, सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम अगर हम बात करें, तो साइन आई अपॉन साइन आर हो जाएगा, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ये हो जाता है, हमारा फॉर्मूला बन जाता है। तो n2 अपॉन n1, n2 विद रिस्पेक्ट टू 1 की बात करें, यानी रिलेटिव वैल्यू दोनों की देखेंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1
ये क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यहां देखिए ये मीडियम 1 है, मीडियम 2 है, एंगल आई एंगल आर दिखाया गया है यहाँ पे। अभी देखिए, अभी हम बात करें इसके बारे में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिटलेस वैल्यू होती है। जैसे हर चीज की एक यूनिट होती है, जैसे मास का केजी होता है, जैसे डिस्टेंस का जो है मीटर होता है, जब हम उसको देखते हैं तो लेकिन यहाँ पे जो है इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ये एक यूनिटलेस वैल्यू है। चलिए अभी हम बात करें, ये फॉर्मूला अगर मान लीजिए आप कहीं लगा रहे हो, अगर कहीं पे आपको क्वेश्चन दे देता है और ये कह देता है कि मान लीजिए कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, तो अब बताइए कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, इस तरीके से दे देता है। लेकिन अगर हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, अगर एन डायमंड दिया हुआ है, एन डायमंड अगर दिया हुआ है, इसका मतलब ये कंफर्म है कि एन डायमंड अपॉन एन एयर, यानी कई बार एयर को हम वैक्यूम की तरह ट्रीट करते हैं, इसलिए कई बार एयर के बारे में लिखा नहीं होगा, सिर्फ एक चीज का नाम दे देगा और आप कंफ्यूज हो गए। जब तक दो मीडियम या दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, तब तक अगली चीज आप कैसे निकालो। और कोई एक लाइट की स्पीड दे देगा, चाहे रेयरर में चाहे डेंसर में दे देगा, दूसरी वैल्यू आपको निकालनी होगी। ठीक है, तो इज इक्वल टू वी इन डायमंड, सॉरी वी इन एयर, यहां पे फर्स्ट मीडियम का होता है v in air, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। ठीक है, ये मीडियम 1 था, ये मीडियम 2 है, ये मीडियम 2 यहां लिखा हुआ है। ऊपर देखिए, जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे तो ऊपर मीडियम 2 है और यहां स्पीड ऑफ लाइट में अपोजिट होता है इसका, ये चीज ध्यान देना है। अगर हम बात करें वाटर और एयर की, अगर मान लीजिए ये मीडियम 1 जो है ये एयर है और ये वाटर है, ऐसी कंडीशन में अगर हम बात करें तो ये एंगल आई हो जाता है, ये एंगल आर हो जाएगा, और यहां पे क्या करेंगे, एन ऑफ वाटर अपॉन एन ऑफ एयर इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू वी ऑफ एयर अपॉन वी ऑफ वाटर। ठीक है, आप इन दोनों को देखो, ये दोनों n के केस में n और v के अगर कंपेयर करोगे तो ये दोनों अपोजिट होते हैं, यानी यहाँ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 होता है और यहाँ स्पीड ऑफ लाइट में 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 होता है। तो ऐसे आप लिख के कर सकते हैं। अगर सिर्फ किसी एक ही मीडियम के बारे में दिया हुआ, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ, तो दूसरा अपने आप हम एयर मान लेंगे, एयर को वैक्यूम की तरह ट्रीट करते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग 1 होता है। ठीक है, तो 1 मान लेते हैं वहां पे। ये होता है मेन फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, और इसी बेसिस पे आपके क्वेश्चंस लगेंगे। एक आध क्वेश्चन हम यहां लगा के देख लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट आउट कर लीजिए। तो बच्चों हम यहाँ एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड है। तो यहाँ, लेकिन हाँ इसके पहले एक बात बता दें, हम अभी जस्ट पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बता रहे थे। अगर आप देख रहे हो n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन 1 और 2, यहाँ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 था, तो अगर आप ध्यान से देखो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ लाइट के। ये बात आप नोट कर लो, स्पीड ऑफ लाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कौन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसीलिए यहाँ पे देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, यहाँ स्पीड ऑफ लाइट 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 हो जाता है, अपोजिट हो जाता है क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, आप बहुत सीधी सी बात है, मैंने बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका ज्यादा होता है जिसकी डेंसिटी हाई होती है। डेंसिटी हाई होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। डेंसिटी हाई जिसकी होगी वहां पे स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम होगी। स्पीड ऑफ लाइट, मैंने कहा भीड़ जहां होगी वहां पे स्पीड ऑफ लाइट मतलब स्पीड कम हो जाती है, तो उसी तरह जहां डेंसिटी हाई होगी वहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। यानी कि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है तो ये घट जाता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, यहां से ये बात समझ में आ गई। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2, ये कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2, यानी एन ऑफ डायमंड क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। ठीक है, और वेयर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमको पता है, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में या एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है,
अब इसने देखिए हम अभी जस्ट पहले बोल रहे थे कि कोई एक ही मीडियम के बारे में बताएगा। जब सिर्फ एक मीडियम की चर्चा हो, इसका मतलब दूसरा मीडियम हमें क्या मान लेना है, एयर मान लेना है। तो हम क्या मानेंगे, एन डायमंड अपॉन एन एयर, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, और इसके इक्वल टू हमने क्या लिखा था, v1 अपॉन v2, यानी स्पीड ऑफ लाइट v एयर अपॉन v डायमंड। पूछा क्या गया है, हमें स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड निकालनी है, यानी v डायमंड निकालना है, v एयर की वैल्यू हमको पता है, और जो हम बताए थे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का वैक्यूम के बराबर माना जाता है, क्योंकि 1.002 के आसपास होता है, तो उसे हम 1 ही मान लेते हैं, ठीक है। तो एन डायमंड जो होता है इसने दे दिया है 2 है, ये 1 है, इसको हम 1 मानते हैं, इज इक्वल टू वी एयर का हमको पता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वी डायमंड हमें चाहिए, वी डायमंड हमें चाहिए, वी डायमंड को हम इधर भेज देते हैं, 2 को इधर भेज देते हैं, तो वी डायमंड इज इक्वल टू, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ सॉरी 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 2, ये 2 इधर चला गया, ठीक है, 2 से काटोगे तो ये 1.5 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। ये रहा हमारा क्वेश्चन, और ऐसे ही सारे क्वेश्चन लगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो मीडियम से रिलेटेड वो फॉर्मूला जो था उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा, या तो अगर न्यूमेरिकल देगा तो इसी तरह के देगा, इससे ज्यादा कुछ पूछता नहीं है। तो यहाँ पर हमारा रिफ्रैक्शन का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक का टॉपिक खत्म हो गया। अब इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम उसके बारे में पढ़ेंगे अगले लेक्चर से, हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले एक पॉइंट और छूटा रह गया है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो हम आपको 2 मिनट में बता देते हैं, उसके बाद ये लेक्चर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। बच्चों, तो अब देखते हैं कि आज के इस लास्ट टॉपिक के बारे में, जो होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। होता क्या है, बहुत छोटा सा पॉइंट है, कुछ बहुत ज्यादा इसमें है नहीं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो होता है कि कोई एक मीडियम लेते हैं, उसको हम कंपेयर करते हैं, दूसरा मीडियम हमेशा उसमें एयर या वैक्यूम होता है। तो जब कभी वैक्यूम से हम कंपेयर करेंगे तो जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है, इसका मतलब ये हो गया कि उतने गुना लाइट की स्पीड जो है वो स्लोअर होगी एज कंपेयर टू वैक्यूम, ठीक है। तो उसके बारे में हम देखते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सब्सटेंस कंपेयर टू वैक्यूम वेयर फर्स्ट मीडियम इज फ्री स्पेस और वैक्यूम, ठीक है। किसी भी एक सब्सटेंस में, यानी किसी भी एक मीडियम में जब हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हैं, किसके कंपेयर में, कंपेयर टू वैक्यूम, यानी कि हमेशा एक मीडियम एयर या वैक्यूम या फ्री स्पेस होना चाहिए, तब उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है उसे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल हमने दिया क्या कि अगर हम जानते हैं कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है, तो 1.33 वैल्यू का मतलब हुआ कि वाटर में लाइट की स्पीड जो होती है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम जानते हैं रिलेशन होता है, एक रिलेटिव वैल्यू होती है किसकी, स्पीड ऑफ लाइट की, ठीक है। तो 1.33 अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का है, इट मींस कि एयर या वैक्यूम के कंपैरिजन में 1.33 टाइम्स स्पीड जो है, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो स्लोअर हो जाती है। तो हमने यहाँ क्या लिखा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33 विच मींस लाइट ट्रेवल्स अबाउट 1.33 टाइम्स स्लोअर इन द वाटर कंपेयर टू इट्स स्पीड इन एयर। एयर के कंपैरिजन में वाटर में इसका 1.33 टाइम्स स्लोअर हो जाती है स्पीड ऑफ लाइट, इसीलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है। चाहे जिसकी भी, जैसे डायमंड की 2.42 होता है, 2.42 अगर होता है तो 2.42 की स्पीड 2.42 टाइम्स स्पीड स्लो हो जाएगी डायमंड के अंदर जितनी एयर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट होती है उसके कंपैरिजन में। ये होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन हमने लिखा हुआ है। इसमें क्या करेंगे, देखिए एक मीडियम हमने लिया और दूसरा वैक्यूम या एयर लेते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन अ पर्टिकुलर मीडियम, इससे हम वैल्यू निकाल लेते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो ये रहा आज का हमारा लास्ट टॉपिक, आज का यहाँ लास्ट टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद हम अगले लेक्चर से देखने वाले हैं लेंस के बारे में।
लेंस की पूरी डिटेलिंग पढ़ेंगे, उसके सारे पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद लेंस में रिफ्रैक्शन कैसे होता है उसके बारे में देखेंगे। तो लेंस धीरे धीरे करके पूरा चैप्टर ये कंप्लीट करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक कंप्लीट होता है। और जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं, वही बात, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आगे की वीडियोस मिलती रहें। और जो भी दोस्त आपके ऐसे हैं जिनको इस वीडियो से फायदा मिल सकता है, उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। वीडियो लास्ट तक देखने के बाद आप बताइएगा जरूर कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो में कोई कमी हो तो उसका सुझाव जरूर दीजिएगा, या कोई टॉपिक के बारे में पूछना हो तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।